गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दिलीप शास्त्री, सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिलीवा से। 9th क्लास का आज चैप्टर है, छठा चैप्टर जनसंख्या। विद्यार्थियों, कल हमने जनसंख्या नामक लेसन में अध्ययन किया था, लेकिन आज इस लेसन का विस्तृत अध्ययन करेंगे। क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? कोई भी मानव रहित विश्व की कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि मानव एक ऐसा बुद्धिशील प्राणी है जो संसार में अनेक प्रकार की कल्पनाएं करके, अनेक प्रकार एक आविष्कार करके सांसारिक जीवन है, मानव जीवन है, उसको सुलभ बनाता है। संसाधनों का उपयोग सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? ये मानव ही करता है। समाज व अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यानी समाज निर्माण में और अर्थव्यवस्था के निर्माण में मानव जाति है वो अपना अमूल्य योगदान देती है, क्योंकि मानव एक बुद्धिशील प्राणी होता है और मानव अर्थव्यवस्था और समाज या सामाजिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। मानव संसाधनों का निर्माण एक एवं उपयोग तो करते ही हैं। मानव संसाधनों का निर्माण भी करता है, उपयोग भी करता है। वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। कोयला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार करके उसे एक संसाधन ने बनाया। कोयला के एक चट्टान के रूप में प्राप्त होता है, लेकिन जब मानव ने अपना तकनीकी और आविष्कार करके उसे एक संसाधन बना दिया और संसाधन बनाने के बाद में उसका उपयोग भी करने लगे, यानी अपने ये कह सकते हैं कि मानव अपनी बुद्धि के द्वारा इसका आविष्कार किया, तकनीकी अपनाई, तकनीकी से उस टुकड़े को एक संसाधन बना दिया। प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़, सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं तो वो सारी की सारी क्या बन जाती है? आपदा बन जाती है। इसलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारित तत्व है। सामाजिक जब अध्ययन करते हैं या समाज का अध्ययन करते हैं तो एक जनसंख्या विशेष है या मानव जाति है, उसका नाम तो आना जरूरी हो जाता है। ये एक संदर्भ बिंदु है जिसमें दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है। कोई भी तत्व का अवलोकन करोगे तो सामाजिक अध्ययन और जनसंख्या इसका अध्ययन करना बहुत जरूरी बन जाता है। इसके अर्थ महत्व ज्ञात किए जाते हैं। संसाधन, आपदा और विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए महत्वपूर्ण है। संसाधन क्या है, आपदा क्या है, ये विनाश कैसे होता है, इसका अर्थ केवल मानव जाति है उसके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसाधन का उपयोग कौन करता है? मानव करता है। आपदाएं आती है तो किस पर आई है? मानव पर आती है। और विनाश किसका होता है? मानव के संसाधन या मानव का विनाश होता है। इनकी संख्या, वितरण, वृद्धि व जनसंख्याएँ या गुण पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझाने और उसकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करती हैं। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन व उपयोग तो करता है, इसलिए यह जानना आवश्यक है यह कि देश में कितने लोग निवास करते हैं। आज भारत के अंदर कितने संसाधन हैं, कितनी जनसंख्या है और वो लोग हैं, भारत के लोग हैं, उन संसाधनों का किस प्रकार से उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, आविष्कार करते हैं। उनका ये कह सकते हैं कि किस तकनीकी से मानव जाति के लिए बना के लेके आ रहे हैं। एक देश में कितने लोग निवास करते हैं, वे वहाँ कैसे रहते हैं, उस जैसे जो देश है उस क्षेत्र विशेष में कैसे रहते हैं, उनकी जनसंख्या वृद्धि क्या हो रही है, उनकी कौन सी विशेषताएं हैं और भारतीय जनसंख्या या भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। आज हमारे देश की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या, वो हमारे देश की विभिन्न परिस्थिति, विभिन्न
स्थिति आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम जनसंख्या संबंधित 3 प्रमुख प्रश्नों पर विचार करते हैं। जनसंख्या आकार व वितरण, जनसंख्या वृद्धि व जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या गुण व विशेषताएं। जनसंख्या आकार व वितरण, लोगों की जनसंख्या कितनी है और कहाँ निवास करती हैं। और जनसंख्या वृद्धि व जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि व उसके परिवर्तन कैसा हुआ, यानी समय के साथ साथ में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है और कितना परिवर्तन हुआ और कैसा हुआ। और तीसरा पॉइंट है जनसंख्या गुण और विशेषताएं, इनकी उम्र, लिंगानुपात, साक्षरता, व्यावसायिक संरचना व स्वास्थ्य की अवस्था क्या है। यानी हम ये कह सकते हैं वहाँ जनसंख्या रह रही है, उन जनसंख्या में कितनी उम्र के लोग कितने रह रहे हैं और उनका लिंगानुपात क्या है, कितने लोग पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने साक्षर हैं, कितने निरक्षर हैं, तो महिलाओं में साक्षर कितने हैं, पुरुष में साक्षर कितने हैं, वो सारी की सारी उस पर निर्भर करती है। व्यावसायिक संरचना क्या है, उनका व्यवसाय क्या है और वो अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, और वहाँ रहने वाले लोग उनका स्वास्थ्य क्या है, कैसा है, किस बीमारी से ग्रसित है, किस प्रकार की बीमारी है सबसे ज़्यादा फैली है। जैसे आज हम कह सकते हैं कोविड-19 चल रही है, तो भारत के अंदर काफ़ी फैला हुआ है, विश्व के अंदर फैला हुआ है, लेकिन भारत की स्थिति भी काफ़ी गंभीर बनी हुई है। लगभग 9.5 लाख के लगभग कोविड रोगी मिल चुके हैं, यानी कोरोना के रोगी मिल चुके हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करते हैं। जनसंख्या का आकार कितना है और वितरण कितना है, उस पर अपन पहला पॉइंट है, उस पर चर्चा करते हैं। भारत की जनसंख्या आकार व जनसंख्या के आधार पर वितरण। मार्च 2001 तक भारत की जनसंख्या कितनी थी? 10,280 लाख थी, यानी अपने कह सकते हैं कि विश्व की कुल जनसंख्या का 16.7% थी, यानी 10.2 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं। 10.2 करोड़ लोग हैं भारत के 32.8 लाख वर्ग किमी में रह रहे हैं, जो विश्व का स्थलीय भूभाग है उसका 2.5% है। विश्व का पूरा स्थलीय भाग है उसका 2.4% भारत की भूमि है, जिस पर क्या है जनसंख्या कितनी है 67.7% पूरे विश्व की जनसंख्या। यानी अपने ये कह सकते हैं कि भारत की जनसंख्या है विश्व के अंदर क्या है दूसरे नंबर पे आ रही है। पहले नंबर पर तो चाइना है, पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर भारत का ही आता है जनसंख्या की दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। तो अपने कह सकते हैं कि विश्व के क्षेत्र पे असमान रूप से वितरित हुए क्षेत्रफल है उसकी देखें तो असमान वितरित हुए हैं। असमान कैसे कि जनसंख्या ज़्यादा है और क्षेत्रफल कम है। जैसे हम क्षेत्रफल का एक चित्र देख सकते हैं, ये चित्र हमारे शेष विश्व के 83.3% है और भारत का 16.7% से जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि जो 2001 की गणना है उसके अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? उत्तर प्रदेश है। देश की गणना है 2001 में हुई थी, उसमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किस राज्य में जनसंख्या रह रही थी? उत्तर प्रदेश में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, जहाँ की कुल आबादी कितनी है? 1,660 लाख है, 1,660 लाख है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 16% हिस्सा निवास करता है, यानी 16% हिस्सा है वो निवास करता है। दूसरे हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 5 लाख ही है। सिक्किम की आबादी केवल 5 लाख है और लक्षद्वीप की आबादी कितनी है? केवल 60,000 है। हम इस चित्र में देखें, नीचे चित्र देखा उसमें देखा जाए तो अन्य में कितने हैं? 51.2%। आंध्र प्रदेश में कितने हैं? 7.4% है, 41% है। पश्चिम बंगाल में 7.79% है। बिहार में कितने हैं? 8.02% है। महाराष्ट्र में 9.42% है। उत्तर प्रदेश में 16.16% जनसंख्या निवास करती है। ये जनसंख्या वितरण है, यानी चित्र नंबर 6.2 के अंदर दे रखा है। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। भारत की आधी आबादी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्र में भारत की कुल आबादी की
आधी आबादी निवास करती है, लगभग आधी आबादी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, ये आपको बता ही दिया था, जिनकी आबादी केवल 5.5% ही है। जनसंख्या कुल है, आबादी 5.5% ही है। ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि जनसंख्या के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण कैसा होता है। घनत्व के आधार पर कह सकते हैं। घनत्व किसे कहते हैं? कहते हैं प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति क्षेत्र, जितना क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल पर रहने वाले जितने लोगों की संख्या है उस क्षेत्र विशेष, इकाई होती है 1 किलोमीटर क्षेत्र विशेष होता है, या क्षेत्र विशेष को इकाई मान करके उस क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं, या अपने कह सकते हो पूरी जनसंख्या लेके उस क्षेत्र को डिवाइडेशन करके एक घनत्व विशेष बनाया जाता है। मतलब प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत विश्व की घनी आबादी वाले देशों में से एक है, जो आपको बताया कि विश्व की 2 नंबर पर हमारा स्थान है, दूसरा स्थान है पहला चाइना का है। 2001 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में था। मैंने आपको बताया कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। पूरी जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों को मद्देनजर रखते हुए ये देखा जाता है कि 1 किलोमीटर क्षेत्र, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं। तो भारत में कितने लोग रहते हैं कि 2001 की जनसंख्या में 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते थे, जहाँ पश्चिम बंगाल का घनत्व कितना? 904 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। देखो, भारत का तो 324 है और पश्चिम बंगाल का कितना है? 904 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश का 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी में। आपको चित्र 13 के अंदर दिखाया जाएगा, 6.3 के अंदर, 6.3 के अंदर। ठीक है। राज्य स्तरीय जनसंख्या घनत्व के असमान वितरण को दर्शाता है। 6.3 चित्र देखिए, ये 6.3% चित्र है हमारा। इस क्षेत्र के अंदर जनसंख्या घनत्व है वो हमें दर्शाया गया है कि कहाँ किस प्रकार से जनसंख्या रह रही है। कि जो ये निशान दे रखा है ना आपको, जो 501 से अधिक क्षेत्र वाला कौन सा है, जनसंख्या घनत्व किसका है? 251 वाला कौन सा है? यानी 501 वाला कौन कौन से हैं? देखो, ये इधर दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है। और इधर केरल है। ये जनसंख्या घनत्व ज़्यादा 501 से अधिक है। ठीक है। उसी प्रकार 251 से लेकर 500 से लेकर 251 से 500 तक है, और 101 से लेकर 250 तक है, 100 से अधिक है। ये क्षेत्र विशेष से दिखाए गए हैं। ये अपने अलग अलग कलरों से अलग अलग इंगित किया गया है। राजस्थान का तो कम ही दर्शा रखा है, यानी 101 से 250 तक दर्शा रखा है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व है वो क्या है? प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनकी जनसंख्या को निर्धारण करता है। ठीक है। अब 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का नाम बताइए। तो 250 आप इस चित्र के अंदर का देख करके आराम से बता सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्र व प्रतिकूल जनसंख्या अवस्थाएं हैं, इनकी विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है, यानी विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है। अवस्थाएं, जलवायु और अवस्थाएं हैं वो विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी, यानी वहाँ की जो सुविधाएं कैसी है, जलवायु कैसी है, ये सारी की सारी उस पर डिपेंड करती है। किस राज्य का घनत्व 100 प्रति व्यक्ति है किमी है, वो कौन कौन से राज्य हैं उनका नाम बताइए। असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है, यानी हम कह सकते हैं असम है, प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र विशेष है उनमें देखा जाए तो जनसंख्या घनत्व कम है, यानी मध्यम सा माना जाता है। पहाड़ी कंटे छटे व पथरीले भूभाग, मध्य से कम वर्षा, छिछली व कम उपजाऊ भूमि वाले क्षेत्र विशेष है, उनमें जनसंख्या घनत्व है वो ज़्यादा प्रभावित करते हैं। यानी पहाड़ी क्षेत्र में जो भूभाग है उसमें सुविधाएं इतनी नहीं होती, और अपने कह सकते पथरीला क्षेत्र है या अपने कह सकते हैं कम वर्षा वाला है जैसे राजस्थान हुआ, और छिछली व कम उपजाऊ मिट्टी है जहाँ रेगिस्तान क्षेत्र है वहाँ जनसंख्या है वो कम होती है, क्योंकि ये क्षेत्र विशेष उसको प्रभावित करते हैं। उत्तरी मैदानी भाग व दक्षिणी में केरल का जो घनत्व है वो अधिक है। उत्तरी मैदानी भाग की देखें तो जो केरल का है वो जनसंख्या घनत्व अधिक है,
क्योंकि यहाँ समतल मैदान व उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। समतल मैदान एक तो, और उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। और उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तो वहाँ क्या रोज़गार भी, किस जो खेती वगैरह है वो भी ठीक चलती है। इसके अलावा अपने कह सकते हैं बंदरगाह भी है, और अपने ये कह सकते हैं व्यवसाय क्षेत्र भी काफ़ी विस्तृत है वहाँ, और शिक्षा क्षेत्र में भी काफ़ी प्रगति मान सकते हैं कि काफ़ी शिक्षित लोग रहते हैं वहाँ, और पर्याप्त मात्रा में वर्षा भी हो रही है वहाँ। मैदानी क्षेत्र अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्य के नाम बताइए। यानी मैदानी जो क्षेत्र है, उत्तरी मैदान के अधिक जनसंख्या वाले घनत्व वाले कौन कौन से राज्य हैं, उनके नाम बताइए। तो आप इसके अंदर चित्र के अंदर देखोगे और देख करके आप आराम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब है हमारी जनसंख्या वृद्धि व जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या वृद्धि कैसी होती है और जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है। जनसंख्या परिवर्तनशील प्रक्रिया है, यानी जनसंख्या हमेशा परिवर्तनशील रहेगी, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन भारत के अंदर ऐसा नहीं है कि कम हो, ज़्यादा ही रहेगी। और अभी कोविड चल रहा है तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, कुछ लोग ग्रसित भी है, और अभी तक इनकी कोई वैक्सीन भी नहीं बनी, लेकिन कुछ देश ऐसा दावा कर रहे हैं कि हमने वैक्सीन बना चुके हैं। तो कहा है जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आबादी की संख्या वितरण व संगठन से लगातार परिवर्तनशील रहता है, परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं पर रहता है। परिवर्तन यानी मृत्यु कितनी हुई है, जन्म कितना हुआ है, प्रवास के जो आपसी संयोजन है उसका प्रभाव के कारण क्या है, यानी कितने लोगों की यहाँ जन्म हुआ है और कितने लोगों की यहाँ मृत्यु हो चुकी है, कितने लोग यहाँ से चले गए, कितने लोग यहाँ प्रवासी आ चुके हैं। ये सारे के सारे क्या है, वो उस पर डिपेंड करते गए। जनसंख्या वृद्धि क्या है। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों में, भारत के अंतर्गत 10 वर्षों के बाद में क्या 10 वर्ष होते ही क्या है कि एक जनगणना होती है, और वहीं से जनसंख्या वृद्धि है, प्रतिशत है, जनसंख्या है, उसकी गणना होती है। किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन, वो जनसंख्या वृद्धि करते। इसी प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष वृद्धि, दूसरा प्रति वर्ष होने वाले प्रतिशत वृद्धि, यानी पूरे 10 साल में वृद्धि, और प्रति वर्ष कौन कौन सी कितनी वृद्धि हुई है इसके बारे में। प्रत्येक वर्ष या दशक में बड़ी जनसंख्या कुल संख्या की वृद्धि का परिमाण है, यानी प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बड़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या वृद्धि का प्रमाण माना जाता है। यह मान लीजिए 10 साल में कितनी बढ़ी, और 10 साल के साल से हम ये कह सकते हैं कि प्रति वर्ष कितनी जनसंख्या बढ़ी। पहले की जनसंख्या, जैसे 1991 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या 2001 के अंदर गणना हुई थी, घटकर उसे प्राप्त किया जाता है, यानी इसे घटाकर इसे प्राप्त किया जा सकता है। यानी 2001 के अंदर जनसंख्या कितनी है और 1991 की जनसंख्या कितनी है। 2001 की जनसंख्या में 1991 की जनसंख्या घटा करके और जितनी जनसंख्या वृद्धि हुई उसको हम क्या है प्रतिशत में, या जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या की वृद्धि का दर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। जनसंख्या वृद्धि का दर है वो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अध्ययन प्रतिशत में किया जाता है। जैसे प्रतिवर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है कि दिए हुए प्रतिवर्ष की मूल जनसंख्या प्रत्येक 100 व्यक्ति पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि हुई, यानी जितनी भी जनसंख्या दे रखी है उस 100 व्यक्तियों पर कितने लोगों की वृद्धि हुई है, ये उसका निर्धारण करता है। इसे वार्षिक वृद्धि भी कहा जाता है, वार्षिक वृद्धि भी कहा जाता है। हम देख सकते हैं ये हमारा एक ग्राफ बना रखा है इसके नीचे। इस ग्राफ के अंदर जनसंख्या लाखों में दे रखी है। 1951 में कितनी जनसंख्या थी, 1961 में कितनी, 73 में कितनी है, और 1981 में कितनी है, 1991 में कितनी है, 2000 में कितनी है। ये जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है, वार्षिक वृद्धि दर भी बढ़ती जा रही है। ठीक है। तो भारत की आबादी 1951 में 3,610 लाख से बढ़कर 2001 में 10,280 लाख हो गई, यानी 1 अरब से भी ऊपर हो गई। ठीक है। सारणी में देखा जाता है हम एक दशक में सापेक्ष वृद्धि कितनी हुई है और किस प्रकार से
जो प्रतिशत वृद्धि वार्षिक है, सालाना 10 साल से जो लाखों में वृद्धि है, वो सारी की सारी मानी जाती है। सारणी 1 6.1 व चित्र 6.4 में दर्शाता है कि 1951 में जनसंख्या 1981 तक जनसंख्या वार्षिक दर नियमित रूप से बढ़ रही थी। ये जनसंख्या तीव्र वृद्धि की व्याख्या करती है, जो 1951 से में 3,710 लाख से और 1981 में 6,810 लाख हो गई। इसका मतलब इन 30 सालों के अंदर दुगुनी हो गई है, यानी लगभग दुगुनी से अधिक हो गई है। किंतु 1981 में वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। 1981 के बाद में क्या है कि इसके अंदर जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई है, फिर भी केवल 1990 में कुल जनसंख्या 1,820 लाख की वृद्धि हुई थी। 1,820 लाख की वृद्धि, इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि इससे पहले कभी नहीं हुई। ठीक है, इस पर ध्यान देने आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है। जब विशाल देश में कम वार्षिक दर लगाया जाता है, यानी अपने कह सकते हैं भारत देश के अंदर काफ़ी जनसंख्या निवास करती है, विश्व की 2 नंबर की जनसंख्या है, यानी विश्व के अंदर माना गया चीन के बाद हमारा दूसरा नंबर आता है। तो इसमें सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर में वृद्धि होती है, तब भी जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक हो जाती है। यानी कह सकते हैं जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर में भी वृद्धि होती है, तब भी जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक होती है। भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 155 लाख है, यानी भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि कितनी है? 155 लाख है, जो कि संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण से निष्क्रिय करने के लिए प्राप्त है। यानी अपने कह सकते हैं संसाधन का काफ़ी दोहन हो रहा है, और जैसे जनसंख्या वृद्धि होती रहेगी तो संसाधन, जो प्राकृतिक संसाधन हमें मिल रहे हैं, उनका दोहन ज़्यादा होगा। इसलिए जो भारत सरकार ने भी जनसंख्या नियंत्रण पर काफ़ी काम किया है। वृद्धि दर में कमी कैसे लाई जाए? जन्म दर नियंत्रण के लिए किए गए प्रयासों की सफलता को ये दर्शाता है। यानी वृद्धि दर में कमी कैसे, यानी कुछ सरकारी है, कुछ नियम बना करके, या सरकार हम कह सकते हैं जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित कुछ कानून पारित करके, और इस पर काफ़ी कयास लगाए गए, उस पर विराम लगाया गया। और हम ये कह सकते हैं जन्म दर नियंत्रण के लिए किए गए प्रयास भी काफ़ी सफल हुए, और उनको दर्शाता है, सफलता को दर्शाता भी है। इसके बावजूद जनसंख्या वृद्धि दर जारी है, और 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ सकता है। या 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन सकता है। कहने का मतलब जनसंख्या जिस प्रकार से चाइना ने जितना अंकुश लगाया, शायद भारत ने इतना अंकुश नहीं लगाया। जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया, ये किस प्रकार, तीसरा पॉइंट हमारा, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रियाएं हैं: जन्म दर, मृत्यु दर व प्रवास। यानी जन्म कितना हुआ है, मृत्यु कितनी है, प्रवासी कितने हैं, यहाँ से कितने गए हैं। जन्म दर व मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। यानी ये प्राकृतिक वृद्धि है, जनसंख्या दर, मृत्यु दर और जन्म दर दोनों के बीच में जो अंतराल होता है वो प्राकृतिक वृद्धि है। 1 वर्ष के प्रति 1000 व्यक्ति में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। यानी 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे हम जन्म दर कहते हैं। यही वृद्धि का एक प्रमुख घटक है, क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर में अधिक, जन्म दर है वो मृत्यु दर से अधिक होता है। ठीक है, 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति में मरने वालों की संख्या, 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों की मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या वृद्धि की दर का मुख्य कारण होता है। यानी मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर का मुख्य कारण माना जाता है। 1980 तक उच्च जन्म दर तथा मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर व मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया था। यानी मृत्यु दर और जन्म दर दोनों में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया। इसी कारण से जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई, जनसंख्या वृद्धि दर वो अधिक होगी, और 1981 में धीरे धीरे जन्म दर से भी अधिक हो गई थी। ठीक है, और जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई, इस कारण से चलन का कारण भी माना जाता है। ठीक है,
तो 1981 में धीरे धीरे जन्म दर से में भी गिरावट आनी शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। इस प्रकार के चरण का क्या कारण है? जनसंख्या वृद्धि दर का तीसरा घटक का प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने का, जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाए उसे प्रवास कहते हैं। जैसे मान लीजिए राजस्थान में जो लोग रह रहे हैं, जो कुछ समय के लिए अपने चले गए कहाँ, यूपी के अंदर चले गए, उत्तर प्रदेश में चले गए, बिहार में चले गए, या बिहार के लोग यहाँ आ गए, ये प्रवास कहलाता है। प्रवास आंतरिक देश के भीतर ही होता है और अंतर्राष्ट्रीय भी होता है। अंतर्राष्ट्रीय जैसे कि यहाँ से कनाडा बहुत से लोग चले गए, ऑस्ट्रेलिया भी चले गए, तो ये अंतर्राष्ट्रीय है। और अपने देश के अंदर चला गया तो अपने देश के अंदर आंतरिक कहलाता है। ठीक है। आंतरिक प्रवास के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता। राज्य के लिए परिवर्तन ला सकता है लेकिन देश के लिए परिवर्तन नहीं लाता। लेकिन यह देश के भीतर जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तन करने के प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक है। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीणों से शहरी क्षेत्र में होता है, क्योंकि शहर में सुविधाएं थोड़ी सी ठीक होती है। इस कारण से ग्रामीण लोग हैं वो शहर की तरफ आकर्षित ज़्यादा हो जाते हैं, और शहर की तरफ आकर्षित होते हैं तो वो क्या करते हैं कि क्षेत्र में अपना रोज़गार, शहरी क्षेत्र में रोज़गार विशेष है उसकी तलाश में शहर में रहने लग जाते हैं। वो शहरी क्षेत्र को भी प्रभावित करते हैं और शहरी क्षेत्र के कार्य को प्रभावित करता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आकर्षण कारक प्रभावित होते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र में गरीब व बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं तथा नगर का अभिकर्षण प्रभाव रोजगार की वृद्धि व अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ रोजगार मिलेगा और अच्छे जीवन को दर्शाता है उसकी तरफ से। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि उम्र व लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी प्रभावित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है और 1951 में कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या थी और 1900 जो जनसंख्या प्रतिशत थी वो कम थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ वो बढ़ने लग गई। ठीक है। 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, जो 2001 से बढ़कर 17.78% होगी, 27.78% होगी। एक दशक 1991 से 2001 के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की संख्या कितने 23,000 से बढ़कर 35 हो गई थी, 35,000 हो गई थी। ठीक है जी, आज इतना ही। कल आयु संरचना या अन्य टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।